Hi, this is Abdul Wahid and I am an English teacher. And this video is about Unit 9th class English, Unit number 8, Chapter 8, and the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. So, Class 9 English, Chapter 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So, the word meanings are here. Wood, woods, जंगलात। अच्छा भाई ये जो है आई एम सॉरी ये उर्दू में रिकॉर्ड करनी थी तो इन माय लोकल लैंग्वेज इसी उर्दू और ये सिलेबस जो है पाकिस्तान पंजाब का है और उसमें क्लास 9 का चैप्टर 8 है और इसमें वुड्स का मतलब होता है सरसब्ज जंगल और खियर अजीब स्वीप स्वीप अपने साथ जो है ले जाना स्वीप जैसे झाड़ू अपने साथ ले जाता है हवा साथ पत्तों को ले जाती है स्वीप मिस्टेक गलती शेक हिलाना हरकतें जैसे शेक हिलाना डार्केस्ट इंतहाई तारीख अंधेरे वाला ठीक है फ्रोजन मंज में जमा हुआ प्रॉमिस वादा करना वादा और फ्लेक है फ्लेक जो होता है बर्फ का गाढ़ा बर्फ का जो बॉल बनाते हैं फ्लेक जो बर्फ गिरती है वो भी जो सेमी सॉलिड होती है उसको फ्लेक कहते हैं यू कैन आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग स्नो ठीक है तो इसके बाद जो है जब वो बिल्कुल सॉलिड हो जाती है देन इट बिकम्स आइस फिर आइस बन जाती है डाउनी नरम और यानी जो जिसमें डाउनी it's something soft that has the intention to fall down. तो हार्नेस बेल्स घोड़े का जो साज होता है लगामें जो होती हैं उन पे जो बेल लगी होती है उसको जो है हार्नेस बेल कहा गया है थिंक सोचना और माइल मील तकरीबन 1.25 किलोमीटर के बराबर होता है सी देखना दो अगरचे मस्ट लाजमी So this is the poem Stopping by Woods. पोइट का नाम नहीं लिखा हुआ हाँ मुझे आता तो था मेरे दिन में और Stopping by Woods by I don't know मुझे देन से निकल गया है देख लेंगे आप अच्छा जी शायद आगे कहीं इसी जो नोट्स हैं उनमें शायद इसका नाम आ जाएगा अच्छा ये अजीब सा दे दिया उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन के लिए आप इसने वैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है जैसे मर्ज़ी पढ़ो भाई ठीक है और वक्त के साथ साथ आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाएगा मैंने कभी इनको नहीं देखा ठीक है और ये इस तरह से बहुत कम चांसेस हैं कि इसका मतलब है हम ने हमेशा वर्ड्स को इस तरह भी देखते रहें हर वर्ड को एक नई लैंग्वेज में भी देखें तो दैट्स टू मच ठीक है एक आध वर्ड हो 10 12 15 वर्ड हो फिर तो बंदा चलो इसको कर ले ये वाला जो है जो डिक्शनरी का प्रोनाउंसिएशन है उसको अडॉप्ट कर ले फिर वो जो है प्लेस टू प्लेस प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें फ़र्क आ सकता है हम तो डिक्शनरी के मुताबिक अपना प्रोनाउंसिएशन बनाएंगे सीखे हैं अपन अपनी अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक बनाएं और अंग्रेज ने बगैर डिक्शनरी के घूमे फिरे हद हो गया वैसे यार तो भाई हमें ये कंसेशन होनी चाहिए हम चलें 19-20 का फ़र्क जो है बेसिकली हम जो स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख जाते हैं और जब हम किसी भी कल्चर में जाते हैं फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश से नहीं मिलती और अमेरिकन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से नहीं मिलती और इसी तरह से न्यूजीलैंड की इंग्लिश भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट के साथ हो और अरेबियन इंग्लिश और तरह से है इंडियन इंग्लिश और तरह से है तो स्टैंडर्ड इंग्लिश है जब हम किसी कल्चर में जाते हैं इंग्लैंड में चले जाएंगे तो हमारी बड़ी आसानी से इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगी और फॉर एग्जांपल अमेरिका में कहते हैं गुड मॉर्निंग ठीक है गुड मॉर्निंग तो इसका जो है इंग्लैंड में कहेंगे गुड मॉर्निंग तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क है ये वक्त के साथ साथ जहाँ प्लेस टू प्लेस जहाँ हम होते हैं वहाँ पे आसानी से हम सीख जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं अब इस इतनी सी बात के लिए हम ये प्रोनाउंसिएशन की लिस्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए ठीक है इसकी तजवीज़ बज़ाहिर तो ये अच्छा लगता है बहुत अच्छा है लेकिन ये इसका में रुकावट पड़ती है आपने ये लफ्ज़ पढ़ने भी छोड़ देने तो आपके तो दुगने हो गए ना फिर ये भी और ये भी
आप सीधा देखें, स्वीप, तेजी से गुजरना, ठीक है, अपने साथ ले जाना। मिस्टेक, गलती, इस तरह से इनको देखें, और कोई तरीका नहीं है भाई। इस तरह से ये उर्दू है। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं इसकी उर्दू भी साथ साथ में वो चला सकता हूँ। लेकिन मैं इसको जो पोएम को पढ़ रहा हूँ, जो मुझे समझ आएगी मैं आपको बता दूंगा। और साथ साथ जो है, मुझे उर्दू नहीं चलानी है। आपने आपने उर्दू नहीं चलानी है। मैंने तो उर्दू पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपने उर्दू किस लिए पढ़नी है, कि मुझे समझ आए? ठीक है कि नहीं है? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, पूरा फोकस करें, इंग्लिश पढ़ें। बल्कि मैं तो कहूँगा इसको ज़बानी याद कर लें, ठीक है। So whose woods are these? I think I know. ठीक है, ये भी ऐसे भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सिंपल नहीं है वो। whose woods are these? I think I know. His house is in the village though. ये जंगल किसका है, ये जंगल किसके हैं? मेरे ख्याल में मुझे पता है। शायद ये सोच रहा है कि उसको पता है कि इन जंगलात का मालिक कौन है। जो भी, जिसका नाम ये जंगल, ये पहाड़ जंगल जिसके भी हैं, वो शायद के गांव में ही रहता है और वो शायद उसको जानता है। His house is in the village though. उसका घर जो है गांव में ही है। He will not see me stopping here. वो यहाँ मुझे रुका हुआ नहीं, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। वो नहीं देख सकता कि उसके जंगल में कोई है, कि शायद उसके जंगल में है। ये कोई सीरियस बात नहीं है कि शायद उसके जंगल में है तो उसने को मना कर रखा है, ऐसा ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि वो उसके जंगल में है, लेकिन उस बंदे को पता नहीं है। मतलब शायद जंगल में है, रात का टाइम इसलिए है, अंधेरी रात में, और वो अपने घर में है। ये बात है, आराम से सो रहा है। He will not see me stopping here to catch his woods to fill up with snow. कि to watch his woods fill up with snow. कि शायर कहता है, मैं उसके ये जो जंगल हैं जिसमें बर्फबारी हुई हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ। और मैं वो शायर जो हैं, और वो जो इसका ओनर है वो तो घर पे है, उसको नहीं पता। यानी अगर उसको पता होता तो शायद वो पोएट की कोई हेल्प करता। तो वो कहता है वो तो अपने यानी दोस्त ही है, ठीक है, गांव में ही रहता है, गांव का ही बंदा है, जिसके जंगल है तो अपना ही जंगल है। तो मैं जो है यहाँ हूँ और उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो शायद जो है ऐसा, whose woods are these? I think I know. किसके ये जंगल है, मेरा ख्याल है मुझे पता है। His house is in the village though. उसका घर जो है गांव में ही है। He will not see me stopping here. उसको नहीं पता मुझे मुझे मैं यहाँ हूँ। To watch his woods fill up with snow. उसके ये जो सफ़ेद खूबसूरत जंगल हैं उनको मैं देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। My little horse must think it's clear. मेरा घोड़ा जो है वो सोचता है, ठीक है, उसको ये अजीब लग रहा है, इसको अजीब सोचता है इस बात को। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के रुकना जबकि कोई करीब कोई रुकने की जगह भी ना हो, फार्म हाउस कोई करीब ना हो। तो इस तरह के दूर दराज जंगल में रात के टाइम निकल आना और यहाँ पे रुकना अजीब सी बात है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक्स, यानी यहाँ पे झील है, वो उसका पानी जमा हुआ है, और जंगल हैं, ठीक है। जंगलों और जमी हुई झील के दरमियान मैं यहाँ पे हूँ, और रुकना अजीब सी बात है। डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और शाम जो है बहुत गहरी है, यानी अंधेरा छाया हुआ है, तारीख तरीन शाम है, रोशनी नहीं है, और यहाँ पे रुकना इस समय में बड़ी अजीब सी बात है। घोड़ा ठीक ही तो सोच रहा है, कहीं कहीं कोई शेर चीता ही ना आ जाए। अच्छा जी, तो शायर को अपनी तो है नहीं, घोड़ा तो क्या नजायज में। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इज हियर, मेरा घोड़ा सोचता होगा अजीब है ये, ठीक है। टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, कोई करीब फार्म हाउस ही नहीं है तो रुकना अजीब सी बात है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और ये जो जंगलात हैं और जिन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और झील जिसका पानी जमा हुआ है, यानी ऐसे मौसम में यहाँ बाहर ही वो नहीं निकलता। शायर साहब यहाँ पे जंगलों में पहुंचे हुए। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, he gives his harness bells a shake. घोड़ा जो है वो अपने जो लगाम है उसको हिलाता है, घोड़ा मुंह हिलाता है, लगामें खुद ही हिल जाती हैं। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई शायर को कोई गलती तो नहीं लग रही, ऐसे मौसमों में बाहर तो नहीं निकलते, शायर क्यों निकला पड़ा है। एंड द ओनली अदर साउंड्स दिस स्वीप, सिर्फ एक हवा, यानी हवा के चलने की जो आवाज़ है सिर्फ वही सुनाई देती है। फीजी विंड एंड डाउन इज लाइक,
और वो जो बर्फबारी हो रही है, ठीक है, हवा में उड़ती हुई बर्फ, उसकी आवाज़ है और हवा की आवाज़ है। यही दो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और कोई आवाज़ है ही नहीं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल खूबसूरत हैं, घने हैं, गहरे हैं, बहुत बड़े जंगल हैं। बट आई हैव promises to keep, लेकिन मुझे अपना वादा पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और कई माइल तक मुझे आगे जाना है इससे पहले कि मैं सो जाऊं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और कई माइल तक मैंने अपना सफ़र करना है। हो सकता है ये स्लीप जो है ये डेथ की तरफ इशारा हो, क्योंकि शायद जो हैं वो सीधी सीधी बात नहीं करते, अल्फाज कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होते हैं। तो शायद नहीं, हो सकता है ये कि अपने मरने से पहले इंसान बड़े काम करता है। तो उसने जो है अपने जो प्रॉमिसेस टू कीप, उसने जो ठान रखा था, जो फैसले कर रखे थे, उन पर अमल करना था, उसके अपने मंसूबों को पूरा करना था, तो मरने से पहले पहले, ठीक है। तो इसलिए वो, उसको आराम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बाहर था, ना उसके लिए दिन का कोई मतलब था, ना रात का कोई मतलब था। तो जो अपने, जो हम फैसले कर लेते हैं, उनकी तकमील के लिए फिर आराम को भूल जाते हैं। अच्छा जी, तो ये है पोएम। इसके उर्दू मीनिंग सीधे सीधे तो मैंने बता दी हैं, कुछ हल्के फुल्के जो शायर कहना चाहता है वो भी बता दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? शायर है। The poet himself is the speaker in the poem. Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? पहले stanza में किसकी तरफ इशारा करता है? मालिक की तरफ करता है। The speaker refers to the owner of the woods in the first stanza of the poem. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? उसने अपने वादे पूरे करने थे, वो क्यों रुका हुआ था वहाँ पे? द स्पीकर स्टॉप्स द ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये कहता है कि वो एंजॉय करने आया हुआ था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है उसने अपने जो काम जो करने थे, जो प्रॉमिस कर रखे थे, जो अहद कर रखे थे, उनकी तकमील के लिए बाहर निकला हुआ था। मैंने यहाँ पे लिखा है इस जो जंगल की जो खूबसूरती उसको एंजॉय करने के लिए निकला हुआ था। चलो जी, यही मान लो। Why does the horse impatiently wait the next move of his master? घोड़ा जो है वो क्यों बेचैन हो रहा है? वो क्या मालिक उसको हुक्म करिए। घोड़ा जो है ये दरअसल उम्र होती है। मोस्टली कई शायर जो हैं घोड़े को उम्र से, इंसान की जो लाइफ टाइम है उसके, उससे जो है रेफर करते हैं। तो अगर इसको सिंबलिक देखा जाए तो हाँ, इंसान अपनी उम्र के घोड़े पे बैठा हुआ है, सर पर दौड़ा जा रहा है, ठीक है कि नहीं? और उसके काम ही ख़त्म नहीं हो रहे। अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तो वो जो है ना दिन देखता है ना रात देखता है, तो वो सर पर भागा जा रहा है, अपने कामों पे लगा हुआ है। उनसे वो, उसकी मौत जो है हर पल उसके करीब आती जा रही है। तो वो चाहता है कि वो कैसे पहले पहले अपने सारे काम मुकम्मल कर ले। तो ये इसकी जो है अंदरूनी मीनिंग है। घोड़ा जो है वो क्यों बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि मालिक उस पर बैठे और चल पड़े। तो वक्त और उम्र रुकते नहीं हैं, ठीक है। तो मालिक को उसको बैठना चाहिए और आगे ही बढ़ना चाहिए, इतना रुके ना। The horse knows that this is not a place to stop as per usual routine, क्योंकि ये रुकने की जगह नहीं थी। As there is no farmhouse nearby, क्योंकि करीब कोई फार्म हाउस नहीं था। हो सकता है घोड़े को सर्दी लग रही हो, उसने कौन सी जैकेट पहनी हुई थी? शायद तो उसने तो जैकेट जैकेट बूट शूट पहने होंगे, उसमें कमर, तो घोड़े को बेचारे को सर्दी लग रही हो, चलेगा, गर्म होगा, उसकी बचत होएगी। वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है। घोड़ा जो है बेताब था आगे बढ़ने के लिए, और ये रुकने की जगह नहीं थी यहाँ, ना कोई सराय था, यानी ये दुनिया रुकने की जगह नहीं है, चलते रहना चाहिए इसमें। The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? शायर को जो है जंगल बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो वो फिर रुका क्यों नहीं वहाँ पे? उसने, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खूबसूरतियाँ, बहुत सी आराम, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम रुक नहीं सकते, हमें
जो भी एक मंसूबे से निकलते हैं एक और शुरू कर लेते हैं, उससे निकलते हैं एक और शुरू कर देते हैं। तो ना ख़त्म होने वाली बेचैनी जो है हमारे साथ होती है, यही हमारी ज़िंदगी होती है। तो लिहाजा शायर भी इसी तरह से उसने अपने वादे मुकम्मल करने थे, यानी अपने जो मंसूबे थे, प्लान्स उन पर अमल करना था। तो लिहाजा ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम, so he doesn't stop for long to enjoy the beauty, uh, natural beauty, because he has to keep his promises. ठीक है जी, उसने अपने मंसूबे मुकम्मल करने थे, अपने वादे पूरे करने थे। Some statements are directly supported by the poem. Some are inferences based on evidences from the text, while some are not supported by any evidence. Put a tick in the right column. अच्छा, मैं ये जो है ये एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस पोएम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज ने इनको सॉल्व किया हुआ है। बेसिकली ये काम अक्सर पेरेंट जो टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स को दे देते हैं। ये स्टूडेंट्स का काम नहीं होता, ये टीचर का ही काम होता है ऐसा करने के लिए। तो किसी मेरे भाई ने इसको कर दिया है बड़ी मेहनत करके, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली ये होता तो नहीं है। तो जब तक आजकल ईज़ी हो गया, गूगल से हेल्प ले ली, दाएँ-बाएँ से काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, हेल्प मिल जाती है। तो जिसने भी मेहनत की है भाई उसके लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। आई फील मच ऑब्लाइज्ड। तो सेंटेंसेस हैं और ये क्या भाई, डायरेक्टली, ये डायरेक्टली इन्फ्रेंस बेस्ड, directly supported by the poem. Inference is based on some evidence from the poem. आगे statement and ये क्या भाई, it's a statement not supported by any evidence. So it is cold and dark winter. ये है direct है भाई। The speaker knows the owner of the wood. ये भी direct बात है। The speaker feels guilty and about stopping in the woods. ये जो हैं क्या है भाई, statement not supported by the evidence, ठीक है। अब वो जो हैं वो गिल्टी महसूस कर रहा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। उसको रुकना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा, अच्छा तो लग रहा है, बट नॉट अबाउट हिज प्रोमिसेस। Again, the speaker thinks about his commitments and restarts his journey. ये ठीक है भाई, ये जो है इन्फ्लुएंसेस, ये ठीक है। उसने अपने वादे पूरे करने के लिए दोबारा सफ़र शुरू कर दिया, हो सकता है ऐसा ही है। लेकिन वो कहा उसने ये है, he has promises to keep, he has promises to keep। पता नहीं उसके बाद वो आगे बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, लेकिन आलम इम्कान है आगे चल पड़ा हो। The speaker is tired and wants to rest। ये भी लगता तो नहीं है, वो बहुत पैशनेट है। तो ये नॉट सपोर्टेड है, स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस। लग नहीं रहा वो तो ताज़ा दम है, वो तो आगे बढ़ने को तैयार है, ठीक है जी। द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली। घोड़े को अजीब लग रहा है भाई, ये सही बात है। द स्पीकर अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ये भी ठीक है, ठीक है। कुछ मीनिंग होते हैं मकसद का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्लीप जो है ये डेथ है, हार्ट से है ये टाइम है, और पोएट जो हैं वो और ह्यूमन बींग्स हैं। तो कैसे इसकी सिमिलरिटी मैंने आपको बता भी दिया है। अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। चलो जी, इसमें क्या है भाई, वुड्स फिल अप विद स्नो, एक नंबर 2 है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। हाँ, इस इमेजरी है, हमारे फाइव सेंसेस को जो हैं जो हमारे फाइव सेंसेस जो फील कर सकते हैं, वो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजरी। और हम सूंघने से, देखने से, टच करने से, चखने से हम ये बहुत सी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। तो द थिंग्स दैट देखने से भी है, ठीक है। तो हमें ये लाइन पढ़ के हमारे सामने एक मंजर आता है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो हार्नेस बेल शेक्स, ये साउंड इमेजरी है, ठीक है। बेल के अगर ईजी विंड एंड स्नोई फ्लेक, ये भी जो है इमेजरी ऑफ, ये भी साउंड से जो है वो हो रही है। और इसकी इमेजरी ऑफ
एडजेक्टिव है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो एनीवे, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन क्या चीज़ होती है भाई? जो आवाज़ें रिपीट होती हैं किसी एक लाइन में, शायरी में, जो लाइनें जो साउंड बार बार रिपीट होती है उसको ऑल्टरेशन कहते हैं। ऑल्टरेशन refers to the repetition of the same consonant sound in words which are used closely together in the poem. एक पोएम में जो साउंड्स बार बार रिपीट होती हैं, अच्छी लगती हैं, इससे रिदम बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरेशन: हुज वुड्स, वुड्स वुड्स होना चाहिए था, ठीक है। व्हाट वुड्स होता तो ज़्यादा अच्छा था, ये हुज से एच से शुरू हो रहा है। तो एनीवे दिखने में तो डब्ल्यू डब्ल्यू दो दफ़ा आया हुआ, तो ये ऑल्टरेशन है, लेकिन साउंड ऑल्टरेशन ये नहीं लग रही मुझे, ठीक है। साउंड ऑल्टरेशन हो तो व्हाट वुड्स, ये साउंड ऑल्टरेशन है। हिज हाउस, ये ठीक है, दोनों हॉ की साउंड जो है वो रिपीट हुई है। सी में स्टॉपिंग, सी स्टॉपिंग, ये जो है ये साउंड रिपीट हो रही है, सी की साउंड। आगे है जी इमेजरी। Imagery is the introduction of details used in to create material images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste, or sound. So examples of imagery are visual: huge trees in the thick and dark forest. Auditory है सुनाई देने वाली, the rustling of the leaves. Smell है scent of apples. और टेस्ट है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। टच है रुगेड एंड रफ पाथ। तो ये में जो है ऐसे जो हैं, अगर हमें फीलिंग्स हों, कोई भी हमारी स्टिमुलेशन हो किसी भी एक की भी, हमारी इमेजिनेशन में इन पढ़ के, तो दैट इज इमेजरी। एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पोएम: हिज हाउस, ठीक हो गया। माई लिटिल हॉर्स, इजी, इजी विंड। आगे है ये क्या भाई? वॉच हिज वर्ड्स, बिफोर आई स्लीप, his harness, downy flake. Identify alterations and the metaphors in the poem. The alteration है whose woods तो नहीं है, whose या whose woods हो तो फिर भी ठीक है। His house, dark deep, ये सारी alterations है भाई। आगे है भाई paraphrase of the stanzas of the poem. Whose woods these are, I think I know. His house. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The paraphrase here: I think I know whose woods are these. The owner of the house, the owner of these woods lives in the village. However, he will not be able to see me stopping here and watching his trees, which are wrapped in snow. My, lit- my little horse must think it care to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. तो पैराफ्रेज है, इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है: It must be a strange thing for my horse to stop where there is no farmhouse in the vicinity. It is perhaps the darkest evening of the year, and I am standing between the woods and frozen lake. आगे जी स्टैंजा नेक्स्ट है: He gives his harness bells and shake. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अच्छा जी, उसके बाद है पैराफ्रेज है: My horse gives a shake unto the bells attached to his leather straps. बागे जो होती हैं, as if he is asking whether I have stopped here because of some mistake of his. The only other sound other than horses is the sweep of easy blowing wind and downy and down coming flakes. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
Paraphrase. The poet in these lines says that the traveler would like to stay there for a while. The woods are very beautiful, and he would like to absorb the beauty of such a wonderful scene. He ponders over life and nature, but at the same time, he knows that he has obligations and responsibilities. Therefore, he decides not to stay there. This shows that he is a dutiful person who knows how to fulfill his responsibilities. अच्छा जी आगे ये पता नहीं क्या भाई 1 2 3 he built his house there अच्छा जी he built his house at that place एक ही सेंटेंस उनको दो मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया भाई he built his house there he built his house at that place he tried hard he tried with great effort he spoke eloquently he spoke with eloquence ये क्या काम हो रहा है भाई सेम ही है सेम चीज़ है नए नए तरीके से ऐसे काम का मुश्किलात बनाते ऐसे करके दिखाओ अब ऐसे करके दिखाओ हद हो गया भाई हाँ हम सॉरी भाई मैं साथ साथ पानी पी रहा था इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक ब्रेक ध्यान इधर उधर हो जाता तो ये भाई हमको नया काम नहीं कर रहे ऐसे ही सेम बात ही कर रहे हैं बट नए नए अंदाज he spoke eloquently he spoke with eloquence did Sarah behave well did Sarah behave very nicely वेरी नाइसली भी हो सकता है वेरी नाइस भी चलो ठीक है मान लिया उसके बाद है he bought a cup of tea in Turkey Ali is a man without friend he put on a coat of cotton अच्छा ये क्या है जी adverb phrase he didn't in no time अच्छा जी he came here yesterday he delivered his speech eloquently तो भाई ये है एडवर्ब ऑफ मैनर है yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है अब इसका पता नहीं क्या था क्वेश्चन का क्या करना था कुछ पता नहीं हाँ ये लिखा मेक थ्री सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड थ्री सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब फ्रेजेस और एडजेक्टिव फ्रेजेस ये जो हैं इसमें एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं ये बॉट ए कप मेड इन टर्की सर ये टर्की मेड कप जो है ये एडजेक्टिव है Ali is a man without friend मैन विदाउट फ्रेंड एक जो है ये एक एडजेक्टिव है आई पुट ऑन ये फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है फ्रेज होता है इनकम्प्लीट मीनिंग होते हैं और ये एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं आई पुट ऑन अ कोट मेड ऑफ कॉटन ये एडजेक्टिव फ्रेज है चलो जी एडजेक्टिव फ्रेज आ गया और ये एडवर्ब फ्रेजेस इसमें भी एक से ज़्यादा अल्फाज हैं ठीक है हेयर केम हेयर यस्टरडे हद होगी भाई यस्टरडे ही है बस चलो इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है ख़ास में एडवर्ब और ये सारी फजूल चीज़ें इनको सीखना ऐसे टाइम हमें ऐसे उल्टे काम में लगा देते हैं ये करो ये करो ये करो इससे तो बेहतर है हम इसी पोएम को 4 दफ़ा पढ़ लें अच्छा भाई आपने इस पोएम को इंग्लिश में पढ़ना है याद कर लेना ठीक है और आपको याद हो गया बस एक बड़ी आपको एक स्किल मिलेगी सब तड़पेंगे ठीक है कि नहीं जो उन्होंने आपको ये कहा ना एडवर्ब बनाओ यूं करो ठीक है सारे जो हैं बेचारे बहुत परेशान होंगे और वो हमारा टाइम ही ज़ाया करना उनका मकसद है और हमारे लिए रुकावट पैदा करना मकसद है और यकीनन बंदा ये सब कुछ सीख जाता है तो हो जाता है इसकी एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि जो है हम सफ़र करने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठे हैं उसको चलाएं जैसे इंसान चलाते हैं इंसानों की तरह कानून की पाबंदी करते हुए तो दैट्स वेरी नाइस और इसमें ज़्यादा हमें कोई देर भी नहीं लगती ठीक है बेसिक मकसद यहाँ मोटरसाइकिल चलाना का है वो सफ़र जो फासले तय करना है और महफूज तरीके से फासले तय करना है ठीक है मिसाल के तौर पर अगर सड़क अच्छी है साफ़ सुथरी है क्लियर है तो आप उसको भगा लें
ठीक है। और अगर स्पीड लिमिट का भी ख्याल रखें, क्योंकि उसमें बैंड वगैरह आ गए तो कोई मसला ना बन जाए। तो वैसे स्पीड जो है हमें 50 60 40 50 स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होती है मोटरसाइकिल के लिए। अगर हम दूर कहीं जाना है लॉन्ग ड्राइव, तो उसमें भाई 60 70 तक आप चले जाएं, इससे ऊपर जो है ना जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। छोटी गाड़ियां मोटरसाइकिलें हैं तो ये चलाएं। तो कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल चलाना जो है आदमी जो है वो सीख लेता है। वैसे तो छोटी छोटी बातें सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, वो पहले से ही मोटरसाइकिल देने से पहले वो सारी बातें सीखना जो है वो बहुत मुश्किल है। अब ये हमें जो है ये कहते हैं जी मोटरसाइकिल चलाएं, ठीक है, उसका व्हील ऊपर कर लें। अब उसका जो है पीछे अगला पहिया ज़मीन पे नहीं लगाना, तो वो उसको चलाएं, ठीक है। अब उसको चला के इधर मुड़ें उधर मुड़ें, जंप करें, प्लान करें, ठीक करें। अब ये सब कुछ करने से बेशक हमारे पास स्किल्स आ जाती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू राइड ए मोटरसाइकिल, ठीक है। हमारी यहाँ स्किल्स में इजाफा तो होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत डेंजरस भी है और ये एक बुरी मिसाल भी है। ये दैट्स नॉट गुड एग्जांपल फॉर अदर्स। और दूसरे जो है इस तरह की इंस्पायरेशन जो लेते हैं, तो हाँ, अगर आपकी ड्यूटी है कि ऐसा करना लाजमी है, आपने आर्मी में भर्ती होना है जिसमें आपको इस तरह के स्किल नहीं है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ आप कर लें। सर्कस में काम करते हैं तो वहाँ आप कर लें, लेकिन मैं तो कहता हूँ वहाँ पे भी ना करें, ठीक है कि नहीं। तो हमें इस तरह की ट्रेनिंग हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मैं तो भाई इसके खिलाफ कभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को इस मुश्किल में ना डालूं, ठीक है। इस तरह की अब ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये टीचर का काम है, तो मैं खुद जो है जो गया है तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना देता हूँ। अच्छा भी टाइम ज़ाया हो रहा है। तो राइटिंग स्किल्स ये दूसरे लेसन की तरह बड़ा बहुत ज़्यादा लंबा लेसन नहीं है, जल्दी खत्म होने का आई थिंक। राइटिंग स्किल्स, हम राइटिंग स्किल्स या समराइज द पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इसकी आप समरी लिखें, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन, ये बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मुझे शक था कि इसका लिखा मैं कहीं गलत ना बता दूं, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएम है। हाँ, इसमें ये तो स्लीप को डेथ ही कहता है, स्लीप रेफर्स टू डेथ। और घोड़ा जो है ये उम्र है, टाइम है। और ये इस तरह से जैसे इसने बयान किया है, ऑफ कोर्स इट इज़ द सेम। ये दुनिया रुकने की जगह नहीं है, ये दुनिया खूबसूरत है, बंदे का दिल करता है यहाँ पर रुके, इसको देखे, लेकिन उसको आगे ही बढ़ना है, वो रुक नहीं सकता। हर रोज़ टाइम पल पल चेंज होता है और आगे ही चलता जाता है, वो रुक नहीं सकता है, ये उसकी मजबूरी है, ठीक है। ये दुनिया किसकी है? अल्लाह ताला की है, ठीक है। वो कहाँ है? हर लोग जानते तो हैं, ठीक है। तो गाँव में है, यानी पता है ये सारी चीज़ें उसकी हैं। हम इसके मालिक को अच्छी तरह से जानते हैं, ये दुनिया जिसने बनाई है हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, और हमने छोड़ जानी है। ये हम यहाँ पे ऐसी ऐसी है, जंगल के बर्फानी जंगल की तरह ही है, ठीक है। इसमें हमारी जिम्मेदारी हैं, एंजॉय भी हम करते हैं इसको, खेल तमाशे भी हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है भाई। असल में पैगाम शायद कहता कुछ है और उसका मीनिंग मतलब उसका कुछ और है। आई एम सॉरी। तो स्टैंड समराइज पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अक्सर कहा करता था सर इसको समराइज करना है। तो समरी तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को मुख्तसर बयान करना। अब ये किस तरह की समरी है जी? ये यहाँ से पैसा समर वन शुरू हुई है, ठीक है, और ये इतने सारे वर्ड्स की है। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। और ये भी जो है दूसरी भी देख लें, ठीक है। और चलें, और इसके बाद ये राइटिंग स्किल आ गई है। हाँ, ये है उसका जो है, ये बेसिकली समरी नहीं है। ये हाँ, इसमें जो लिख देते हैं समराइज करें, ये लिखने वाले भी वैसे आगे, बताने वाले भी वैसे। समराइज से यही होता है, शॉर्ट मैसेज होता है, पढ़ें और उसको जो है जो समझ आइए वो आप लिख दें। ये है क्रिटिकल एनालिसिस। आप ये तनकीदी जायज़ा है इस पोएम में, क्या अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी चीज़ नहीं है, शायर ने क्या कहा है, क्या कहना चाहता है, और ठीक कहा है, गलत कहा है, और किस हद तक वो कामयाब हुआ है अपनी बात हमारे तक पहुंचाने के लिए। उसने क्या ज़रिया, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कौन सा ज़रिया इस्तेमाल किया है, और क्या अगर पोएम लिखी है तो किस कदर उसने रिदम क्रिएट किया है, कैसे किया है, अल्फाज सादा हैं, मुश्किल हैं, ये वाली चीज़ें जो हैं इसमें सारे में आ जाते हैं। और पैगाम एक यूनिवर्स मैसेज की यूनिवर्सलिटी है, ये आने वाले तमाम वक्तों के लिए मैसेज सेम ही है। तो पढ़ते हैं समरी वन। The poem Stopping by Words on a Snowy Evening is one of the most moving lyrics of Robert Frost.
well-known American poet. His poetry is focused on themes of nature in which he enabled the enables होना चाहिए भी कमेंट्स हैं प्रेजेंट में होने चाहिए ठीक है कमेंट्स आर ऑलवेज इन प्रेजेंट तो दोबारा से पढ़ रहा हूँ the poem Stopping by Words on a Snowy Evening is one of the most moving lyrics of Robert Frost, a well-known American poet. His poetry ठीक है, is focused on themes of nature in which he embeds the contemporary and philosophical issues of his time. In this poem, the speaker is रिटर्निंग अच्छा भैया मैंने बताया ये प्रेजेंट में है तो मेरे ज़हन में जो है प्रेजेंट के साइन है लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट के साइन है यहाँ लिखता इधर ही लिख दूँ ठीक है चले क्या याद करेंगे भाई सेंटेंस कैसे छोटे होने भाई इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ठीक है क्योंकि वो जगह नहीं ना पूरी आनी फिर चलो नहीं है भाई प्रेजेंट की निशानी है ये है इज एम और हैज हैव एस प्लस वन कैन अच्छा जी ये जो है ये पोएम है ये इसके साइन है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने कमेंट से होते हैं कमेंट्री हमारी प्रेजेंट में ही होती है तो हमें इसको प्रेजेंट में ही रखना चाहिए और इसको साइन ज़रा छोटा कर लेता हूँ राइटिंग को तो ये हैं साइंस ऑफ प्रेजेंट ठीक है आ जाओ भी वापस चले इसको या मैं ये डाल देता हूँ इधर भी ये हो गया ठीक है जी और इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ये इधर और छोटा कर लेते हैं इसको चलो भाई ठीक है चल तू तो वापस आ जा ये आ गया जी इधर ये न ये प्रेजेंट के साइन है ठीक है और मैं इसी को जो है वो देखता जाता हूँ इधर जो है इधर ही लिख देता हूँ ये आसानी हो जाएगी ये प्रेजेंट के साइन है भाई आप इसको वीडियो में बता तो रहा हूँ तो कुबेर से हम जब आप करेंगे तो आप इनको यूज़ करेंगे ठीक है विल शैल भी यूज़ हो सकता है लेकिन आप पास्ट नहीं यूज़ करेंगे पास्ट यूज़ करेंगे तो वो कमेंट्स नहीं रहते हैं चलो ये हो गया ठीक है तो इज एम आर हैज हैव एस प्लस वन कैन पास्ट के साइन है वाज वर हैड एस प्लस टू कुड वुड तो ये मेरे पास हैं साइन आ गए जी प्रेजेंट के और अब आप आगे चलते हैं इन दिस पोएम द स्पीकर द पोएट इज जब आप कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो ये ब्रैकेट में वजाहत करने की जरूरत नहीं होती अच्छा नहीं लगता इज रिटर्निंग होम आफ्टर मोनोटोनस एंड टायरसम रूटीन ऑफ वर्क ही इज पासिंग अब ये देखिएगा कमेंट्स में यही इस्तेमाल हो रहे हैं he is passing through woods which is lovely, dark and deep, the natural enchanting and awesome beauty of the woods compels S plus one, ठीक है? Beauty compels him to stop his horse to enjoy it. The poet also comes to know the owner of the forest who lives nearby a village. So the owner will not protest if the speaker trespasses and watches fluffy flakes of snow quietly. The poet remarks that his pony horse must be a pony horse नहीं है ये पूरा हॉर्स है ठीक है लिटिल हॉर्स उसने किया शायद इसलिए यहाँ से पॉनी हॉर्स बना लिया वो प्यार से उसने लिटिल हॉर्स कहा होगा तो हो सकता है टाइम ऐसा ऐसा चलता रहता है तो वो इसको पॉनी हॉर्स ही हो ठीक है लेकिन आई थिंक ये चलाक घोड़ा है इसको खाली हॉर्स ही लिख देता ज़्यादा अच्छा था एंड हिज हॉर्स मस्ट बी के बाद पहली फॉर्म नहीं आती भाई मस्ट बी फीलिंग होगा ठीक है तो हम बी काट देता हूँ मस्ट फील स्ट्रेंज मस्ट बी फीलिंग स्ट्रेंज ठीक है must be feeling strange and to stop at a deserted place without a farmhouse near
अब ये पहली फॉर्म किन किन मुझे कैसे पता चला जो है इनके साथ पहली फॉर्म नहीं इंक फॉर्म आनी है, ठीक है। इंक फॉर्म आती है इज एम आर वाज वर बी बिन के साथ, तो बी था यहाँ पे, इसके साथ इंक फॉर्म आती है अगर काम करने वाला हो तो घोड़ा है, फील करने वाला घोड़ा हमारे पास मौजूद है, इसलिए मैं इसको आपको लिख देता हूँ ऐसे अल्फाज जिनके साथ इंक फॉर्म यूज़ होती है। आ गया भाई टेक्स्ट, दिस वन फीलिंग, ठीक है। तो ये इसकी वायोलेशन हुई थी, मुझे पता चल गया था। तो इज एम और was were be been। अब इनके साथ ये हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर कोई और करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा नहीं, इनके साथ ये इंक फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, काम करने वाला हो तो इंक फॉर्म, अगर नहीं आता तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो है काम करने वाला मौजूद था, इसलिए बी के साथ इंक फॉर्म आनी चाहिए थी। तो इनके साथ अगर इंक फॉर्म आती है एक्टिवाइज, अगर इनका थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिवाइज हो जाता है। पैसिवाइज में काम करने वाले का जिक्र या तो होता ही नहीं या बाद में होता है। तो यहाँ पे बी के साथ इंक फॉर्म आएगी, ठीक है। मस्ट बी फीलिंग स्ट्रेंज, ये गलत है, ठीक है। ये गलती हो गई है, प्रिंट किसी भी तरह से टाइपिस्ट की फॉल्ट है, प्रिंटर का फॉल्ट है, जिसका फॉल्ट है फॉल्ट, ये गलत है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गलत क्या है सही क्या है। वर्ब की गलती गलती है, ठीक है, अनपॉर्डरेबल मिस्टेक है, और मेरी भी हो जाए तो मैं मुझे मानना पड़ती है। Be feeling strange to stop at a deserted place without a farmhouse nearby. The horse probably apprehends that there might be, इसको प्रेजेंट में करना चाहिए, मे बी, might past का साइन है भाई, ठीक है। That there may be some mistake in stopping there, ठीक है। प्रेजेंट के साइन है इज एम आर was were be been है, क्या था, नहीं, इज प्रेजेंट के साइन है इज एम आर हैज हैव एस प्लस वन कैन। तो मे माइट जो है, माइट एक्चुअली कुड की वीक फॉर्म है, तो कैन जो है वो मे की वीक, मे जो है कैन की वीक फॉर्म है, ठीक है। तो माइट जो है कुड की वीक फॉर्म है। तो मैं जो कैन के साथ आगे मे को नहीं लिखता, लोग तो कैन को ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो दोनों के मीनिंग सेम ही है, कैन और मे के मीनिंग सेम है। Apparently, that is not the proper place to stop at, and that is why he shakes his harness bells to wake his master up from his trance. Trance में नहीं है, अच्छा चलो। And there is no sound in this bewitching beauty of nature except the soft sound made by wind and the falling of gentle snowflakes. On this point, feelings, emotions, and provocations of nature allure him into the realm of imaginative beauty. The speaker, आगे फिर might आ गया, may का इसको कर लें. The speaker may have stopped to enjoy the fascinating beauty of the woods, but he can't stop. ये can't spoken English है, he cannot stop. Examination English cannot है. His his pony horse को horse कर लें. His horse reminds him of his duties of practical life and his obligation by shaking his harness bells. So he remembers that he has promises to keep and much more important business to do and still miles to go before taking rest. Therefore, he says that he must give precedence to fulfill promises. उसके बाद आता है the poem consists of four almost identically constructed stanzas. Each line is iambic. Iambic मतलब है पहली लाइनें की साउंड, जिसको राइम लाइनों की क्या कहेंगे, राइमिंग स्कीम कहेंगे। पहली लाइन जो है वो एक उसकी पहली साउंड और दूसरी साउंड एक जैसी हैं, ए और उसके बाद सी और उसके बाद फिर ए। तो ए बी ए बी सी, इस तरह से इसकी साउंड जो होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया, हाँ भाई, पोएम ए
ए ये तो सारे एक जैसे करना। कीप, ये डीप कीप की स्लीप, ये नहीं है, ये अम्बिक। फ्लेक फ्लेक स्वीप, ये देखें, ए ए बी सी, बी ए बी ए। तो इस तरह की कोई स्कीम है, हियर नियर लेक ईयर, ठीक है, ए बी ए। और इस तरह से नो दो हेयर स्नो, ए बी ए। तो इसको शायद उसने आयम्बिक मीटर कहा है। हर बच्चा तो नहीं जानता, 9 क्लास के बच्चे को नहीं पता होगा। ये एमए इंग्लिश में ये बातें ऐसी पढ़ाई जाती हैं। हम और किसी जिसने भी ये नोट्स लिखे हैं, आप कोर्स एमए इंग्लिश किया हुआ है, तो उसने जो पढ़ा था कि इसमें ठोक दिया भाई। द पोएम, इससे बेहतर है बच्चे को ये कह दें कि भाई बरखुरदार ये पोएम ज़बानी याद कर लो, ठीक है। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ, इसको ज़बानी याद कर लो, ट्रांसलेशन के चक्कर में पढ़ो ही ना, खुद ही आ जाएगी। द पोएम कंसिस्ट ऑफ फोर ऑलमोस्ट, अच्छा जी, ईच लाइन इज आयम्बिक। लाइन आयम्बिक है, स्टैंजा नहीं है भाई। आयम्बिक पैरामीटर होता है, मीटर होता है, मेरे भी दिमाग से निकल गया, ठीक है। ये मीटर होते हैं, जैसे टी टम, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं। और टी टम टी, एक ये एक मीटर हो गया, ठीक है। इस तरह के अम्बिक मीटर ऐसा कुछ है भाई। ईच लाइन इज अम्बिक विद फोर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जैसे टी टम, टम जो है ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है, टी जो है अनस्ट्रेस्ड है। तो ऐसे ही है भाई, बात पढ़ने में फ़र्क आ जाता है जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो हैं किस तरह के पैटर्न जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है वो कैसे पढ़ता है। तो बाज़ का पढ़ते वक्त हम स्ट्रेस को अनस्ट्रेस कर देते हैं, अनस्ट्रेस को स्ट्रेस कर देते हैं। तो ये एक आर्ट, जैसे पोइट पोइट ने जो लिखी होती है वो सही इसको कहाँ स्ट्रेस करता है कहाँ अनस्ट्रेस करता है, वो जो है वही बता सकता है। और उसके अलावा फिर जो है इस तरह के माहिरीन होते हैं, वो अपने अंदाज से ये एक्चुअली इस तरह से इंसान का सुन के एक मूड जो है वो क्रिएट होता है। मिसाल के तौर पर टी 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 टी, अगर इस तरह की साउंड ज़्यादा होंगी तो ये सैड पोइट्री को बहुत रिप्रेजेंट करता है। और टम 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 ये हैप्पी पोइट्री को बहुत सूट करता है, हैप्पी मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो टी टम ये हैप्पी सैड इस तरह की पोइट्री जो है उसको सूट करता है, ठीक है। अभी हमने टी टर्म कहा, तो इसको सैड हैप्पी इस तरह से हमें ये मूड डेवलप करता है। एनीवे, तो इसको मैंने मीटर का मैंने बता दिया, एम्बिक मीटर है भाई। विद फोर सटेस्ट सिलेबस का बता दिया जहाँ तक मुझे पता था। विद इन फोर लाइन ऑफ स्टैंजा, द फर्स्ट सेकंड एंड द फोर्थ लाइन राइम, ठीक है। ये राइम स्कीम है, वो जो मैं आपको बता रहा था राइम स्कीम थी, ए, ठीक है, ए ये राइमिंग स्कीम है इसकी। द थर्ड लाइन डज नॉट होना चाहिए, डजंट, ये स्पोकन इंग्लिश है भाई। डज नॉट बट सेट्स अप राइम्स फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा। अच्छा जी, उसके बाद है राइम्स। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई, ये क्या है पोएट्री, ये साल के तौर पे यहाँ पे इसने किधर गया हुए, लेख है, ठीक है। हाँ भाई, ये इसी को आगे उठा के इसने नया स्टैंजा इसी से साउंड से शुरू किया है। ये स्वीप से आगे फिर इसने यही साउंड से आगे अगला स्टैंजा पिक किया है। तो ये भाई ये इसकी और ब्यूटी जो है मुझे समझ आई है, हेयर ये केयर, इसी से आगे जो इसने साउंड शुरू कर लिया। तो ये आप यूँ कह सकते हैं, ए बी ए, उसके बाद बी बी, ये क्या बस इसको सी बी कहता हूँ, ठीक है। आगे सी सी, मतलब ऐसे होता नहीं है, एक स्ट्रैंजा की एक राइमिंग स्कीम होती है। तो ये बेसिकली ए बी ए है तमाम। अच्छा जी, गुड एक्सपेरिमेंट, पोइट्री का अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसी ज़माने में मैं इस तरह की पोएम्स वगैरह लिखता रहा हूँ, और अच्छी, लेकिन मैंने पोएट बनने का इरादा नहीं किया था, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट छोड़ दिया। So you've got to have some light before the fall of night. Half the day is over, tomorrow's shadow is over. Brightening will be the bright before the fall of night. You've got to have some light. अब ये पोएम जो है ये मैं स्टैंड है मेरे, लेकिन मैंने आगे लिखी नहीं है ताकि बच्चों के लिए मुसीबत ही ना बन जाऊँ कहीं, बददुआएं देते रहे मुझे। अच्छा जी, द थर्ड, अब ये आपको आइडिया कुछ हो गया। द फाइनल स्टैंजा शोज एक्सेप्शन
and to this pattern where the third line rhymes with the previous two and is repeated as fourth line. आखिरी वाली जो स्कीम थी पहले जो दो तीन स्टैंजा हैं उसमें राइमिंग स्कीम है A तो एंड वाला जो लास्ट स्टैंजा है उसमें है A ये स्कीम है भाई इसकी ठीक है. Undoubtedly, this poem is a superb example of craftsmanship in which the poet presents a fine philosophy of life successfully. It is no less than a symbolic masterpiece. बड़ी अच्छी है जी, बहुत मास्टरपीस है जी, पोएम बहुत अच्छी बयान की है. इसकी डिप्रेसिंग पोएट्री है, जो भी इसको पढ़ता है डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है. बड़ी अजीब अजीब है, ड्रोनी श्रोनी इसकी पोएट्री है. अच्छा जी, बहरहाल एक और भी इसी तरह की पोएट है, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा ताकि कोई नई चीज़ ना आप कहीं उसकी तलाश में ना निकल जाएं, तो वो भी इसी तरह से है, ठीक है. अब हम चलते हैं समरी टू. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक और समरी इसने लिखी है, इसी को शायद ज़्यादा मुश्किल बना के पेश किया हो गया होगा या लेंथी है भाई. 4-5 नंबर की ये पोएम होती है, इसकी समरी होती है, तो इसका इतना ज़्यादा इस पे एनर्जी से वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है. आप खुद जो है समरी ये है कि जो अब पढ़ा है जो समझ आया वो लिख दें, दैट इज़ समरी. तो आप इसमें 150 वर्ड की तो होती नहीं, वर्ड लिमिट कोई नहीं होती. 5 नंबर की है, 5 से 7 सेंटेंस लिखने हैं और आपकी समरी मुकम्मल हो जाएगी. Robert Frost was a famous American poet. He was born on March 26, 1874. Most of his poems are about human philosophy, psychology, rural scenes and landscapes, homely farmers, and the natural world are used to illustrate a psychological struggle with everyday experience met with courage, will, and purpose in the context of Frost's life and personal psychology. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is a narrative poem. On a dark wintry evening, the narrator stops his horse to watch the snow falling in the woods. At first, he worries that the owner of the property will be upset by his presence, but then he remembers that the owner lives in town and he is free to enjoy the beauty of the falling snow. The little horse is confused. ये देखिए सारा प्रेजेंट है, सारी समरी है. बेसिकली ये कमेंट्स ही हैं, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के साइन है इज एम आर हैज हैव एस प्लस वन कैन. ऊपर मैंने लिख दी हैं, उनको याद कर लें, आपके बहुत काम आएंगी ये. टीचर्स भी याद कर लें, ठीक है. मैं टीचर ही नहीं हूँ, टीचरों का टीचर हूँ. The little horse is confused by the master's behavior and thinks it pretty strange to be stopping in the middle of nowhere. Here is no one inside with not even a farmhouse close by. He absolutely no sign of hay. So the horse shakes his harness bells in patience. It is the darkest evening of the year. There is no sound except the harness bells of the horse and the racing wind in the snow-laden trees. The woods filled up with snow and the frozen lake gives a chilling cold. One could feel a wave of icy wind passing by one's body while reading through this poem. The small conflict in the poem is symbolic of a large conflict in life. One part of the sensitive thinking person इसको will कर लें, ठीक है. Thinking would like person will like to give, यहाँ पे will करें भाई, ये would जो है past का sign है. Will like to give up his life to the enjoyment of beauty and art. But another part is another part is aware of large duties and responsibilities owed, at least in part, to other human beings. ये पता नहीं क्या, at least in part to other human beings. ऐसी इंग्लिश लिखें जो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है. एग्जामिनेशन में ऐसी इंग्लिश होती है.
The speaker in the poem, इसको will करें, will like to satisfy both impulses and इसको likes कर लें सीधा ही है, likes to satisfy both impulses but when the two come into conflict, he seems to suggest the promises must be a given precedence. Would like, ये इसको likes कर लें, thinking person likes to give up his life, ठीक है जी। अब आगे आते हैं जी, write an essay contrasting living in the city with living in the country। country का मतलब गांव भी होता है भाई, village, open land। तो 170 words, 200 words। नया नया काम दे दिया भाई उम्मीद। और अब इसको मैं चलो बहुत ज़्यादा तो नहीं, चले शुरू लिखते हैं भाई। अब इतना बड़ा तो आपकी पोएम नहीं थी। अब इसको मुकम्मल करने के लिए 1 घंटा लग गया मुझे इसको बनाते हुए। और ये इसको किसी ऐसे टीचर के हवाले करना चाहिए हु इज़ एक्सपर्ट ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ एसेस, ताकि वो उनको गाइड करे। अगर टीचर को किसी एक दिन ग्रामर के पीरियड में इसको कर ले, तो इसको बुक में ये टास्क नहीं देने चाहिए। वो ग्रामर की बुक लगी हुई है ना, उसमें ये सारे ऐसे लिखे हुए हैं, और जो वहाँ लिखे हैं वही उसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। इस तरह के जो है स्किल, अपनी स्किल ट्राई करेंगे तो खुद ही टीचर काट देंगे बाद में। खुद ही हम इस तरह लगाते हैं, खुद ही फिर सजा देते हैं। तो हमें जो है भाई स्किल आनी चाहिए, मैं तो इसके फेवर में हूँ। लेकिन जो जिस तरह से ये अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है उसके उससे मुझे बात का अफसोस होता है। तो खुद ही कहते हैं जी अपने पास से लिखो, लिखते हैं तो फिर काटते हैं, फिर नंबर भी नहीं देते, फिर किसी और बच्चे को एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल दे देंगे। अच्छा जी, country and city life. Life is life in its the forms has its charms. Living in a village is really a blessing nowadays, but on the other hand, living in a city is not less than to live in a jungle of human beings. Here, life is dynamic, full of hustle and bustle. People fully participate in every activity of life. In a city, we have ample facilities like schools, colleges, universities to facilitate the city folk for their educational needs. City folk means city people. Hospitals with the latest and fine equipment fully installed are also serving the basic purpose of the cure of the ailing ones. Basic facilities to make life more comfortable, like telephone, electricity, and also are also there. Mobility is much easier in cities because of the availability of public transport that keeps on moving from dawn until late at night. Besides this, color and the glamorous city life has its horrible impressions too. Environment is not pure and clean. Heaps of filth can be seen everywhere. These are very populous. On the other hand, the village life is a very slow. There are no more such facilities like gas, roads, and hospitals. But nature is quite. इसका क्या भाई? अच्छा, इसमें मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं। ओह, अच्छा जी, चलो ये ऐसे आ गया, क्योंकि इसका हद हो गई तेरे वाली। अब ठीक है। अच्छा जी, ये हॉस्पिटल्स आ गया, बट नेचर इज क्वाइट ओपन, abundant and generous. Lush green fields present a soothing sight unto the eyes. Villagers are very simple folk. They are hospitable and open-hearted, and they are giving their best unto the nation. It does not matter
where one lives, but problems are everywhere, which can be solved by education, awareness, and mutual cooperation. तो भाई ये जो है आज की यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाती है, 1 घंटा पूरा हो गया है और मुझे उम्मीद है इसमें नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। इस सारी में जो है प्रेजेंट को ज़हन में रखा गया है और प्रेजेंट क्या है, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, एस प्लस वन, कैन, इसी को यूज़ किया है। सारी पोएम सारी इस ऐसे को चेक कर लें, यही लिखने वाले की यही स्किल है, यही महारत है। और उसका इसने जो है वर्ब का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। ये दो चीज़ें फोकस, अगर किसी बच्चे ने ये नहीं सीखी, टीचरों ने अगर ये नहीं सिखाई, तो उन्होंने आपको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया है। बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो छुपा ली हैं। तो ठीक है, तो आपने करना तो यही है, 95% तो यही है, ग्रामर तो यही है, इज़, एम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान है और वर्ब का सही इस्तेमाल है। 95 नहीं तो 90% ग्रामर यही है, ठीक है। और यही नहीं बताते बाकी, इधर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और पता नहीं क्या क्या, ये कहाँ काम आते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं है बात करते वक्त कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ सोचता तक नहीं है बातचीत करते वक्त। तो हमें हाथ में छड़ी लेके हमें कहें याद करो याद करो, इसी को सीखो सीखो सीखो, हद हो गई। चलो भाई सीख लो, ये भी सीख लो, मान लिया वन व्हीलिंग भी कर लो, पर इंसानों की तरह मोटरसाइकिल चलानी तो सीखो पहले, ठीक है, वन वन व्हीलिंग बाद में। और ये जो है अंग्रेज ये बना गए हुए हैं ये फार्मूले कि इनको इस काम में उलझा दो, उनके अपने बच्चे तो सीख नहीं रहे, हमें क्यों सिखा रहे हैं। और हमारे टीचर भी आगे छुट्टियां लेके और सिलेबस बनाने वाले भी ऐसे, उनको ऐसे लगता है जैसे सिलेबस बनाने वाले, उनको ऐसे लगता है जैसे स्टूडेंट बिल्कुल फारग है, उसके बाद बहुत टाइम होता है, 8 सब्जेक्ट होते हैं, रोजाना वो बेचारा स्टडी करके आता है, ठीक है, और 8 का आपने पेपर लेना है। उस बच्चे को स्कूल में अलहदा पढ़ाते हैं, घर में उसको अलहदा, उसको तो फ्रेश होने का टाइम ही नहीं मिलता, होमवर्क भी दे देते हैं साथ। वो तो प्राइवेट स्कूल वालों ने कुछ फैसिलिटेट कर दिया है, एक दिन होमवर्क, एक दिन यानी सारे सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं देते। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी कुछ फैसिलिटेट करना शुरू हो गया, वो बेचारे टीचर तो करते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस बनाने वाले हैं वो आफरीन है भाई उनके, ठीक है। खाली एक ही पोएम इसकी बना देते, इसमें से एक्सरसाइज सब की निकाल दो, तो बाकी जो हैं, और बच्चों को कहे भाई इनकी रीडिंग करो ना ट्रांसलेशन करो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सारा पाकिस्तानी अंग्रेजी बोलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आई एम जस्ट वन वन ऑफ दोस्त, मैंने पाकिस्तान में रह के इंग्लिश सीखी है, ऐसे ही सीखी है। ऐसे जैसे जो हैं ये नाउन वर्ब प्रोनाउन ऐसे सीख के कौन अंग्रेजी पढ़ता है। सब बंदे जो हैं जितने भी जो हैं आगे बड़ी क्लासों में जाके घरों में उन्होंने किताबें रखी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसमें फिर वो डिस्कस करते हैं, भूल भाल जाते हैं जी। हाँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ख्याल रखते हैं और इस बात का पक्का ख्याल रखते हैं कि फार्मिंग गलत तो नहीं इस्तेमाल कर रही। बस ये दो बातें तो अच्छे से ध्यान में रखते हैं, बाकी को नहीं रखते भाई, बोलते जाते हैं भाई। ले भाई, और कुछ कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार टीचर होते हैं, ठीक है कि नहीं। ले, आई दिस इज माय इंग्लिश लेसन कम्स टू हियर, इसका मतलब लगते हैं ये सारी वीडियो ख़त्म होती है। 1 घंटा 30 मिनट की हो गया है। शुक्रिया आपने इस वीडियो को वॉच किया। I'm sure you enjoyed it. Okay, साथ साथ कमेंट करता रहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और do take care of yourself, remember me in prayers, and ईद आ रही है भाई, ठीक है, और wish you all the best of the time. Goodbye.